तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए आज के दिन मार्केट का मोमेंटम तो ठीक ठाक था, गैप अप खुला, उसके बाद तेजी टिकाने में मार्केट कामयाब हुआ। लेकिन मार्केट के कुछ शेयर्स ऐसे थे जिनमें आज के दिन काफी डेंजरस गिरावट हमको देखने को मिली। इनफैक्ट इन शेयर्स में क्रैश हो चुका है, ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। और ऐसे भी कुछ शेयर्स है जिनके ऊपर थोड़ा सा आपको नजर बनाकर रखना है। बिकॉज आपको पता होगा हमारा जो बाजू का एक देश है जिसका नाम है दोस्तों नेपाल, वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी क्रिएट जो हो चुकी है। उसके कारण भी कुछ कुछ कंपनी के ऊपर आने वाले समय में एक गिरावट का हल्का फुल्का सा एक ट्रिगर साबित हो सकता है। तो वो भी स्टॉक इसी वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो पहला स्टॉक जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, कार ट्रेड टेक करके जो कंपनी है उसमें आज के दिन एक बहुत ही बड़ी गिरावट, इनफैक्ट क्रैश हमको देखने को मिला है। इसके पीछे के लॉजिक कारण सब कुछ यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बात, जैसे कि आप देख सकते हो, लगभग 17 से लेके 18% की इंट्राडे गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन 10 सितंबर वेडनेसडे के दिन हमको देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, ये इस कंपनी का बिगेस्ट सिंगल डे फॉल अब तक का आपको नजर आएगा। मतलब इसके पहले कभी भी एक दिन में इतना डेंजरस फॉल इस स्टॉक में हुआ नहीं था जो आज के दिन हमको देखने को मिला है। इसके पीछे कुछ एक खबर एक्टिव होती हुई आपको नजर आएगी। ब्रोकरेज का डाउनग्रेड इस स्टॉक के ऊपर आता हुआ आपको नजर आएगा। काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना। जेएम फाइनेंशियल जो ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने इस स्टॉक के ऊपर अपना जो रेटिंग है वो कट कर दिया है, होल्ड से सेल कर दिया है। मतलब पहले इन्होंने स्टॉक को होल्ड बोला था, अब इस स्टॉक को इन्होंने सेल बोला है। लेकिन यहां पर एकदम ध्यान से पढ़ोगे, इवन दो दे रेज टारगेट प्राइस, लेकिन इन्होंने अपना टारगेट प्राइस ऊपर की तरफ किया है। कंफ्यूज मत होना, रेटिंग इन्होंने सेल का दे दिया होल्ड से, लेकिन टारगेट प्राइस ऊपर की तरफ कर दिया। पहले 1900 था, अभी 2350 कर दिया। लेकिन 2350 टारगेट प्राइस किया, अभी स्टॉक का प्राइस अगर आप देखोगे, स्टॉक का प्राइस तो इसके भी ऊपर का नजर आएगा। मतलब क्या, अभी भी इसका जो ओवरऑल टारगेट प्राइस है करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में 10 से लेकर 14% नीचे की तरफ का है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से ये वाला स्टॉक काफी एक्सपेंसिव आपको नजर आएगा। वैल्यूएशन इज टू एक्सपेंसिव इन्होंने यहाँ पर बोला है। और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इनके हिसाब से 43 के मल्टीपल पे फाइनेंशियल ईयर 2027 एबिडा के हिसाब से। तो ये इनका अपना नजरिया है। और बिजनेस का डिपेंडेंसी जो इस कंपनी का बना हुआ है, फुल्ली B2B क्लाइंट्स के ऊपर बना हुआ है। ये भी एक कारण इन्होंने यहाँ पर बता के रखा है। अब इनका जो बिजनेस है उसमें कुछ खतरे यहाँ पर इनको नजर आ रहे हैं। खास करके जो जनरेटिव एआई टूल्स है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स है, वो कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म को, जैसे कार्टरेड हो गया और गूगल सर्च हो गया। ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, OLX रिकवरी की बात करें, ये पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन इसके वजह से फोरकास्ट में कोई बहुत बड़ा चेंज आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए पर्टिकुलरली ब्रोकर स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा बियरिश बना हुआ है। रेटिंग भले ही सेल की हो, टारगेट ऊपर की तरफ है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और करंट मार्केट प्राइस भी टारगेट के ऊपर ही आपको देखने को मिल रही है। तो ये निगेटिव ट्रिगर की तरह काम कर रही है। हालांकि कंपनी का व्यू क्या है? कंपनी का व्यू यह है, जीएसटी का जो कट है ऑटोमोबाइल पे, वो बूस्ट करेगा डिमांड को नए और यूज कार के लिए। ये कंपनी का एक कमेंट्री या नजरिया आपको देखने को मिलेगा। ट्रैफिक कार वाले एंड बाइक वाले का लगभग 25% से ऊपर की तरफ जा चुका है। ग्रोथ गाइडेंस की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिपीटेडली रिड्यूस फ्रॉम 20% टू 12%। मतलब अभी भी बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन जो इनका ग्रोथ गाइडेंस है उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा इन्वेस्टर्स का वरी यहाँ पर देखता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अभी का टाइम स्टॉक के लिए देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में स्टॉक किस तरीके से ये सारा सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है गुड लक इंडिया। इस कंपनी का स्टॉक में भी आज के दिन काफी जबरदस्त फॉल हमको देखने को मिला था। लगभग 10% या 11-12% की गिरावट इंट्राडे में हमको देखने को मिली थी। और इसके पीछे कारण है इस कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है उसमें कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्लियर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 20% टॉप लाइन का ग्रोथ होगा, लेकिन अभी 12% का टॉप लाइन ग्रोथ का दोस्तों बात निकल कर आ रहा है। बिकॉज ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे जो अनसर्टेनिटीज चल रही है, खास करके अमेरिका का टैरिफ
टैरिफ और सप्लाई चेन का जो इश्यू चल रहा है, इसके कारण इनका जो ग्रोथ का जो टॉप लाइन था 20% का, उसको 8% से कम करके 12% पे लाया गया। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ गाइडेंस का जो कट है, ये स्टॉक के लिए आज के दिन काफी बुरा साबित हुआ। अब इसका इंपैक्ट जैसा कि आप पढ़ सकते हो, शेयर प्राइस गिर गया, इन्वेस्टर ने इस पर्टिकुलर खबर को काफी निगेटिवली रिएक्ट कर लिया और सिग्नल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉशंस नजर आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को अबाउट द कंपनी परफॉर्मेंस एंड मार्केट का जो बहुत सारा चैलेंजेस इनको इंडस्ट्री में अभी जो फेस होगा आने वाले समय में उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक निगेटिव नजरिया रेटिंग या ओवरऑल एटमॉस्फेयर स्टॉक के बारे में बनता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का होप क्या है, एक्सपेक्ट कर रहे कि इकोनॉमिक कंडीशन आने वाले समय में फ्यूचर में इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा और ग्रोथ रेट या कहीं ना कहीं रिकवरी के एक मोड पे आता हुआ नजर आएगा। तो अभी के टाइम ये पहले दो कंपनियों के ऊपर आने वाले कुछ समय, कुछ महीने, कुछ हफ्ते हो सकता है थोड़े प्रॉब्लमेटिक हमको देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन बड़ी बड़ी गिरावट होगी, हो भी सकती है, लेकिन चांसेस काफी कम है। इन बिटवीन तेजी भी आती रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्लियरली पहले दो शेयर्स में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते बचे हुए शेयर्स देख लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, ब्लू जेट हेल्थ केयर इस कंपनी के बारे में। इसमें भी आज के दिन 4% का क्रैक हमको देखने को मिला और इसके पीछे का रीजन था प्रमोटर की तरफ से जो OFS है, ऑफर फॉर सेल। ये अब आप देख सकते हो सेल कर रहे अप टू 5.9 मिलियन शेयर्स, मतलब लगभग 3.43% का स्टेक अपना सेलिंग कर रहे हैं एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अप टू 6.83%, ये भी इसमें नजर आ रहा है। फ्लोर प्राइस की बात करें, इसके वजह से प्रॉब्लम है बिकॉज ये फ्लोर प्राइस जो है लगभग 8% का डिस्काउंट रेट है लास्ट क्लोजिंग था उसके हिसाब से। 675 का ये फ्लोर प्राइस इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया था, जो ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट रेट है, जिसके कारण स्टॉक में एक प्रेशर आता हुआ हमको देखने को मिला है। OFS डेट 10 सितंबर की आपको देखने को मिल रही है नॉन रिटेल के लिए और 11 सितंबर की यानी कल की रिटेल के लिए आपको देखने को मिलेगी। जहां तक बात करें रिजर्वेशन की, 25% म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पर रिजर्व है और इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर रिजर्व है और उसके अलावा 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए पर रिजर्व है। ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और इसके पीछे का जो पर्पज है वो कुछ गलत नहीं है, पर्पज एकदम क्लियर है। जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स होते हैं उसको मीट करने के लिए ये पर्टिकुलर चीजें होते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आज के दिन जो एक क्रैक हो बहुत टाइम तक ऐसा ना रहे, धीरे धीरे आने वाले समय में फिर से स्टॉक में पॉजिटिविटी लौट कर आ जाए। कंपनी का जो ओवरऑल Q1 फाइनेंशियल 2026 का जो नतीजा था वो काफी मजबूत था। रेवेन्यू कंपनी की बात करें लगभग 120% तक ऊपर की तरफ गया था, 350 करोड़ के आसपास। एबिडा भी लगभग 170% की तरफ ऊपर गया था, 121 करोड़ के आसपास। और पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें भी लगभग 141% की जंप थी, 90 करोड़ के ऊपर इनका पैट ऊपर जाता हुआ नजर आया। ब्रोकरेज की व्यू की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने कट किया है इनका अर्निंग एस्टिमेट 6% से, लेकिन अभी भी रेटिंग बाय की देके रखी है। वैल्यूएशन 35 के मल्टीपल पे आपको नजर आएगा। अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल 2027 ई के हिसाब से और टारगेट प्राइस इनके हिसाब से 1100 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स के इंपैक्ट की बात करें, शॉर्ट टर्म में प्रेशर नजर आ सकता है बिकॉज ऑफ OFS और डिस्काउंट प्राइसिंग की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और बेटर लिक्विडिटी पोस्ट OFS जो होगी उसके वजह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिग्नल ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर स्टॉक में रह सकता है। तो ये तो कुछ शेयर्स थे जिनमें आज के दिन काफी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लेकिन अभी हमारे बाजू के देश में नेपाल में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत कुछ वहां पर हो रहा है। अगर किसी को अब तक कुछ नहीं पता तो जरा सर्च कर लो इंटरनेट पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ नेपाल शटडाउन ऑन इंडियन कंपनीज, बिकॉज इंडिया की बहुत सारी कंपनियों का वहां पर बिजनेस है। अब क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे होगा, क्यों हो सकता है, ये सब कुछ जरा देखेंगे। इंडिया और नेपाल का जो ट्रेड डिफिसिट है आप देख सकते हो, नेपाल कंडक्ट करता है 60 से 65% का पूरा ट्रेड इंडिया के साथ। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 7.33 बिलियन का आएगा नेपाल की तरफ, मतलब नेपाल में हम लगभग $7.5 बिलियन का दोस्तों यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और इंपोर्ट्स की बात करें वो तो 1 बिलियन से भी नीचे का डॉलर में नंबर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर वहां पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और हमारा एक्सपोर्ट अगर रुक गया, पॉज हो गया या खत्म हो गया, खत्म तो नहीं होगा लेकिन पॉज हो गया, कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है काफी भारी भरकम नुकसान बहुत सारी कंपनी को झेलना पड़ेगा। अब इसमें कौन से कंपनी के नाम है, FMCG और बेवरेज की कंपनी इसके कारण अफेक्ट हो सकती है, जिसमें डाबर कंपनी की बात करें ये एक मेजर एक्सपोर्ट
आपको देखने को मिलेगा इनका नेपाल में। इनका फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, आयुर्वेदिक प्लांट वहां पर भी उनका नजर आएगा। तो डाबर के ऊपर नजर बनाकर रखो, अगर वहां पर सिचुएशन मतलब नेपाल में सिचुएशन काफी खराब हो गई तो ये वाले स्टॉक के ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। आईटीसी के ऊपर भी फोकस बनाकर रखना चाहिए, बिकॉज वहां पर भी इनका जो सब्सिडरी है सूर्या नेपाल करके, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं तो इसका भी इंपैक्ट आईटीसी के स्टॉक के ऊपर आ सकता है। ब्रिटानिया का स्टॉक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। वरुण बेवरेज की बात करें, इसका भी पेप्सिको का जो बॉटलिंग है वो भी नेपाल में आपको नजर आएगा। 3% का टोटल इनकम वहां से होता है, तो डेफिनेटली वीबीएल स्टॉक के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। और एचयूएल की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, इनका प्रेजेंस नेपाल में जरूर है, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है 1% से भी कम है, तो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट एचयूएल स्टॉक पे आना काफी कम चांस है। थोड़ा बहुत आ सकता है, बिकॉज इनका कोई बहुत बड़ा वहां पर प्रेजेंस आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन वीबीएल, ब्रिटानिया, आईटीसी, डाबर के ऊपर आप फोकस बनाकर रखो। सिचुएशन खराब अगर हो जाती है तो इन सारे शेयर्स में भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। तो यही सारा डेटा था जो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।